हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। स्टूडेंट्स, हम इसका पार्ट 1 कर चुके हैं, तो जिन्होंने अभी पार्ट 1 नहीं देखा हो तो वो पहले प्लीज़ पार्ट 1 को अच्छे से देख लें। इसमें हमने सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं उनकी क्लासिफिकेशन किए थे। पहले तो हमने ये किया था कि फाइबर्स कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से सिंथेटिक फाइबर्स हैं, उनके एडवांटेजेस क्या है, उनके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस एंड टर्म्स देखे थे। इस पार्ट में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस मटेरियल कौन से होते हैं और हम लोग कैसे पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक्स। कि सिंथेटिक प्लास्टिक, सिंथेटिक वर्ड का मतलब क्या होता है, हम खुद जिसको बनाते हैं। ठीक है, तो सिंथेटिक प्लास्टिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। अब किसी भी चीज़ को अगर ह्यूमन बनाएंगे तो वो बड़ी सोच समझ के बनाएंगे कि ये जो है काफ़ी लंबे समय तक चले, काफ़ी इजीली मतलब अवेलेबल हो जाए, चीप, उतनी सस्ती मिले, और मतलब हर एक चीज़ जो है हमें जैसी चाहिए वैसी वो खरी उतरे। तो इसीलिए हम लोग सिंथेटिक प्लास्टिक्स की अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं इसकी केमिकल रेसिस्टेंस। केमिकल रेसिस्टेंस यानी अगर कोई भी केमिकल रेसिस्टेंस का मतलब होता है ऑब्स्टेकल्स के आगे टिकना। ठीक है, तो अगर केमिकल एसिड्स हो गए, बेस हो गए, ऐसे प्लास्टिक्स के ऊपर भी ये क्या करेंगे, उन प्लास्टिक्स को खराब नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे हमारा कुकर हो गया, अगर कुकर में हम टमाटर को उबाल रहे हैं, टमाटर क्या हो गया हमारा, ऑक्सैलिक एसिड होता है उसमें, और कुकर को हम साबुन से धो रहे हैं, साबुन में क्या होता है, बेस होता है। तो कहीं टमाटर का रस जो कुकर के हैंडल पे लग गया, कुकर का हैंडल किस मटेरियल से बना होता है, प्लास्टिक से बना होता है। उसकी जो रिंग होती है वो किसकी होती है, रबर की होती है, रबर प्लास्टिक मतलब इन सब की होती है। तो ये सब चीजें खराब ना हो जाए, तो केमिकल रेसिस्टेंस अच्छा होता है इनका। सिंथेटिक फाइबर्स आर हार्डली अफेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग केमिकल्स लाइक एसिड्स एंड बेसिस। फाइबर्स कह लीजिए या प्लास्टिक्स कह लीजिए। वेदर रेसिस्टेंस होते हैं, मतलब अगर हम कहीं से प्लास्टिक के मग्स, बकेट्स और ये सब लेकर आए हैं तो वो सालों दर साल चल जाते हैं, गर्मियों में भी चलते हैं, सर्दियों में भी चलते हैं, बारिश में भी चलते हैं। तो इनको वेदर से भी कोई इफेक्ट नहीं होता, और स्पेशली इसलिए नहीं होता क्योंकि स्टूडेंट्स प्लास्टिक्स जो होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। बायोडिग्रेडेबल का मतलब जो अपने आप मिट्टी में वापस से मिक्स हो जाता है। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है जो मिट्टी में मिक्स नहीं हो पाता और हजारों साल तक अर्थ के ऊपर ही पड़ा रहता है और पॉल्यूशन कॉज करता है। तो ये वेदर का भी इन पे कोई असर नहीं पड़ता। लाइट वेट होता है, देखो जितने भी सिंथेटिक प्लास्टिक के कंटेनर्स हम लाते हैं, आर्टिकल्स हम लाते हैं, तो बड़े हल्के होते हैं, लाइट वेट होते हैं। फिर टफनेस एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम बनाएंगे सिंथेटिक प्लास्टिक्स तो कैसे बनाएंगे जो बड़ी आसानी से ना टूटे। ठीक है, हम अगर बहुत ज़्यादा उस पर प्रेशर दे रहे हैं, अगर हम लोग 20 लीटर की बाल्टी यानी बकेट उठा के ला रहे हैं, उसमें 20 लीटर पानी को समाने की क्षमता होती है, तो ये सारी चीज़ें हैं कि वो किसी भी फोर्स को जो भी उस पर लग रही है उसको रेसिस्ट करने की ताकत उसमें होती है, वो जल्दी से टूटता नहीं है प्लास्टिक। फिर हो गया इंसुलेशन। अब स्टूडेंट्स, इंसुलेशन का मतलब होता है इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास नहीं होने देता। तो हमारे घर में जितने भी वायर्स होते हैं, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ स्टूडेंट्स, ये जो वायर है तो ये प्लास्टिक का कोटिंग है इसके ऊपर पूरा प्लास्टिक है। इसके अंदर क्या होते हैं, कॉपर के पतले पतले वायर्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो प्लास्टिक होता है ये किस लिए इस कॉपर के वायर्स के ऊपर लगाया जाता है, ये इसलिए लगाया जाता है ताकि अगर कभी भी अंदर वाले वायरिंग्स में लीकेज हो तो किसी को करंट ना लगे। ठीक है, तो ये इंसुलेटर होते हैं, इससे शॉर्ट सर्किट नहीं होगा या किसी को करंट नहीं लगेगा। इट इज द रीजन टू कवर कंडक्टिंग वायर्स विद प्लास्टिक। इसी कारण से हम कंडक्टिंग वायर को क्या करते हैं, प्लास्टिक से कोट कर देते हैं। सिंथेटिक प्लास्टिक जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, जो फर्स्ट पार्ट में भी मैंने आपको समझाया था। एक होता है हमारा थर्मोप्लास्टिक और दूसरा होता है हमारा थर्मोसेटिंग। थर्मो का मतलब होता है हीट, थर्मो का मतलब होता है हीट।
अब जैसे हमारे घर में कॉमन नॉर्मल चीज़ें हो गई, जैसे कि कॉम्ब हो गया अगर प्लास्टिक का है, प्लास्टिक की बकेट हो गई, प्लास्टिक का मग हो गया। अब स्टूडेंट्स अगर ये कभी भी हम इसको बहुत ज़्यादा गर्म करें तो ये पिघल जाएगा और ठंडा होने के बाद में मतलब ये वापस से सॉलिड हो जाएगा। तो हम इसको गर्म करके इसको नया शेप दे सकते हैं। लेकिन अगर हमारे घर में हम देखें कुकर हो गया, कुकर का हैंडल जो होता है, अब कुकर आधे घंटे तक भी खाना पकता है, कभी उसमें कभी बहुत ज़्यादा 45 मिनट्स भी हो जाते हैं, मतलब इतनी देर तक भी गर्म होने के बाद में उसका प्लास्टिक जो होता है वो ठंडा रहता है। दैट मीन्स उसका प्लास्टिक जो होता है उसकी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, वो इतनी आसानी से उसको कोई पिघला नहीं सकता। मगर अगर एक बार वो पिघल गया तो फिर बाद में वो ठंडा होने पर रीशेप हम उसे नहीं दे पाएंगे, वो सिर्फ टूट जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। जैसे हमारे घर के स्विचेस, ठीक है, तो हमारे घर के स्विचेस जो होते हैं वो भी बेकेलाइट मटेरियल के बने होते हैं। तो स्टूडेंट्स जो हमारे नॉर्मल थर्मोप्लास्टिक यानी हीट से बने हुए प्लास्टिक्स जो होते हैं वो हो गए पीवीसी हो गया, नायलॉन हो गया, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो गया, वो हमारे हो गए बेकेलाइट हो गए, मेलामाइन हो गए। तो ये हमारे जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जो एक बार हीट से सेट हो गए फिर ये वापस से रीशेप्ड नहीं हो सकते। इसके बाद कुछ प्लास्टिक्स है स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट पार्ट में भी थोड़ा बहुत हमने इनसे रिलेटेड डिस्कशन किया था, इन टर्म्स को डिस्कस किया था। इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। जैसे है पॉलीईथीन, मैंने आपको बताया था पॉली वर्ड का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे, इथीन मॉलिक्यूल, इथीन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। स्टूडेंट्स ये चीज़ें आप जो है 9th 10th में बहुत अच्छे से सीखेंगे। अभी के लिए बस आप ये समझ लीजिए कि ये एक कार्बन का कंपाउंड होता है और ये बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल्स को जोड़ के जो है हम पॉलीइथीन बनाते हैं। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस करते हैं। पॉलीमराइजेशन मतलब छोटे छोटे बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल्स को जोड़ देंगे लॉन्ग चेन में तो पॉलीइथीन बन जाएगा। और ये प्रोडक्ट जो होता है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, इसीलिए तो प्लास्टिक के थैली मतलब कैरी बैग्स वगैरह जो भी होता है हम इधर उधर फेंक देते हैं तो वो कभी भी ज़मीन में मिक्स नहीं होता और इसी के कारण बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैलता है। इसके यूजेस क्या है? तो कैरी बैग्स बनाने के काम आता है, एडहेसिव टेप्स बनाने के काम आता है, हम सेलो टेप वगैरह बनाते हैं ना, एडहेसिव टेप्स बनाने के काम आता है, बॉटल्स बनाने के काम आता है, वाटर बॉटल हो गई या हमारे केचप सॉस रखने वाले बॉटल्स हो गए। इंसुलेशन फॉर इलेक्ट्रिक वायर्स को इंसुलेटेड मटेरियल से कोट करने के लिए हम प्लास्टिक को यूज़ करते हैं। एंटी कोरोजन कोटिंग ऑन आर्टिकल्स मेड ऑफ कॉपर। स्टूडेंट्स कॉपर जो होता है जब उसका कोरोजन होने लगता है तो ग्रीन कलर का हो जाता है वो, ठीक है। कोरोजन का मतलब क्या होता है कि कोई भी मेटल जो है उसका जो टॉप लेयर है वो धीरे धीरे क्या होता है निकल जाता है, ठीक है। जैसे कि हम नए नए बर्तन लेकर आते हैं तो वो कितना चमचमाते हैं, लेकिन हम उसको यूज़ करते हैं उसके बाद जब भी हम कितना भी अच्छा डिटर्जेंट लाकर उसको साफ करें पहले जैसी चमक नहीं रहती। क्यों? क्योंकि वो जो टॉप लेयर होता है वो बिल्कुल हट चुका होता है। तो एग्जैक्टली उसी तरह से जो कॉपर होता है उसके जो आर्टिकल्स होते हैं उससे बने हुए सामान जो होते हैं उनके ऊपर हम प्लास्टिक लगा देंगे तो एंटी कोरोजन यानी वो टॉप लेयर नहीं हटेगा और कॉपर जो है हमारा अच्छा रहेगा, कॉपर की जो भी चीज़ें हैं वो अच्छी रहेगी। फिर आ गया पॉलीप्रोपीन। तो पॉली का मतलब होता है मैनी, प्रोपीन जो है वो एक मॉलिक्यूल है। तो बहुत सारे प्रोपीन मॉलिक्यूल और प्रोपीन मॉलिक्यूल के का फॉर्मूला होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। स्टूडेंट्स ये बहुत इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, ये पूरा इतना इम्पॉर्टेंट है कि स्टैंडर्ड 12th में पूरा का पूरा एक चैप्टर आपका पॉलीमराइजेशन है। अब सोचिए आप 8th स्टैंडर्ड में ये चीज़ पढ़ रहे हैं, ये फिर से 12th में आएगी और बहुत बड़े पैमाने पे आएगी, ठीक है। तो अगर आपके बेसिक्स अभी से क्लियर होंगे तो आपको 12th में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका यूज़ क्या होता है? रोप्स बनाने के काम आता है, पैकेजिंग मटेरियल बनाने के काम आता है, खाने पीने की सामान को पैक करने के लिए। फिर फॉर मेकिंग सिंथेटिक कारपेट्स, यूज फॉर मेकिंग बॉडी ऑफ ऑटोमोबाइल्स यानी जितने भी हमारे व्हीकल्स होते हैं उनकी बॉडी वगैरह बनाने के लिए काम आता है। इसके बाद हो गया स्टूडेंट्स PVC। हमारे बाथरूम में जितने भी पाइप्स आ रहे हैं जो व्हाइट कलर के स्पेशली होते हैं वो सब PVC के पाइप होते हैं। तो ये बनता है पॉलीविनाइल क्लोराइड,
फिर से आप समझ गए होंगे पॉली का मतलब मैनी, यानी बहुत सारे विनाइल क्लोराइड को मिला मिला के ये बनता है। तभी तो देखो अगर थोड़े से विनाइल क्लोराइड मिलाएंगे तो इतना सा पाइप होगा, और ज़्यादा मिला देंगे तो इतना बड़ा हो जाएगा, और ज़्यादा मिला देंगे तो और बड़ा हो जाएगा। तो क्या है, विनाइल क्लोराइड जितना ऐड करते जाएंगे उतना बड़ा हमारा पीवीसी का पाइप हो जाएगा। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से विनाइल क्लोराइड को मिला मिला के हम बनाते हैं। यूजेस क्या होता है स्टूडेंट्स, हैंड बैग्स बनाने के काम आता है, वाटरप्रूफ बैग्स जो अपन यूज करते हैं वो बनाने के काम आता है, रेनकोट बनाने के काम आता है। देखो पाइप जो होते हैं पीवीसी के क्यों होते हैं, क्योंकि ये लीकेज प्रूफ होते हैं, वाटर प्रूफ होते हैं। तो हमारा जो वाटर प्रूफ बैग होता है उसमें भी पानी ना जाए, इसीलिए हम पीवीसी के बैग यूज करते हैं। मेकिंग सोल्स ऑफ शूज, हम लोग रेनी सीजन में जो जूते पहनते हैं वो थोड़े अलग मटेरियल के होते हैं, पता है ना आपको। पानी में जाते हैं जूते खराब ना हो जाए, तो वो जो होते हैं पीवीसी के सोल्स से बने होते हैं। फॉर मेकिंग वाटर पाइप, सैनिटरी फिटिंग्स, इट इज़ यूज्ड एज सुपीरियर इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स, और ये बहुत ज़्यादा अच्छे जो वायर्स होते हैं उनको इंसुलेट करने के काम आते हैं। इसके बाद ये स्टूडेंट्स टेफ्लॉन, टेफ्लॉन जो है ये टेट्राफ्लोरोईथीन से बना हुआ है, यानी टेट्राफ्लोरोईथीन का पॉलीमर रिपीटेडली हम जोड़े जा रहे हैं पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से, तो हमें टेफ्लॉन मिल जाएगा। ये जो है इसको हीट से या कोई भी केमिकल से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये जो होता है एंटी स्टिक होता है, एंटी स्टिक मतलब चिपचिपा नहीं होता है, चिपकता नहीं है, किसी भी चीज़ को अपने ऊपर चिपकने नहीं देता। तो जितने भी नॉन स्टिक कुकिंग वेयर्स होते हैं, घर में हम नॉन स्टिक तवा यूज़ करते हैं, कढ़ाई यूज़ करते हैं, उसमें टेफ्लॉन यूज़ होता है। यूज्ड एज लुब्रिकेंट्स इन मशीन। अब स्टूडेंट्स मशीन के ऐसे पार्ट्स में जहाँ पे ऑयल लगाना पॉसिबल नहीं है, या ऑयल को लगाने से मतलब कुछ प्रॉब्लम आ सकती, तो हम वहाँ ऐसी जगह पर हम क्या यूज़ करते हैं, हम टेफ्लॉन का यूज़ करते हैं मशीन के पार्ट्स में। तो आप जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं पॉलीस्टीरीन की तरफ पे। पॉलीस्टीरीन क्या होता है, वापस से पॉली मतलब मैनी, स्टाइरीन जो होता है स्टूडेंट्स ये एक्चुअली होता पॉलीथीन का ही पॉलीमर है। पॉलीथीन का ये लाइटर फॉर्म होता है और भी ज़्यादा हल्का फॉर्म होता है। लाइटर पॉलीमर ऑफ पॉलीइथीन, when air is blown through molten polystyrene it forms a very light foam। जब भी हम पॉलीस्टीरीन में से एयर मतलब इसके अंदर हवा हम ब्लो करते हैं तो ये बिल्कुल पतले पतले जो होता है फोम जो होता है वो क्रिएट कर देगा, विच इज़ एन एक्सीलेंट इंसुलेटिंग एंड पैकेजिंग मटेरियल। और वो जो इससे एयर ब्लो करने के कारण जो ये पतले फोम में कन्वर्ट हो जाता है तो ये बहुत अच्छा पैकेजिंग मटेरियल के लिए काम आता है। इसके यूजेस क्या होते हैं, ये इंसुलेटिंग करने के काम आता है, रेफ्रिजरेटर को, कोल्ड स्टोर्स को इंसुलेशन देता है ये। इन मेकिंग कंटेनर्स विच आर यूज्ड एज आइस बॉक्स, जिसमें हम बर्फ रखते हैं, ऐसे कंटेनर्स बनाने के लिए बड़ा काम का आता है। यूज फॉर पैकिंग एक्सपेंसिव आइटम्स सच एज सेल फोन्स, टीवी एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स ये जो है हमारे कोल्ड स्टोर्स में कोल्ड मटेरियल को इंसुलेशन देने के काम में आता है, एक्सपेंसिव आइटम्स को बराबर तरीके से रैप करने के काम आता है, पैकिंग करने के काम आता है। तो ये हो गया हमारा पॉलीस्टीरीन। अब इसके बाद में हम देख लेते हैं कि क्या क्या डैमेज होता है प्लास्टिक मटेरियल्स को यूज़ करने से। तो प्लास्टिक मटेरियल सबसे पहले तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं जो कभी डिकम्पोज होंगे ही नहीं। डिकम्पोज नहीं होंगे तो क्या करेंगे, सालों दर साल यहीं पड़े रहेंगे ज़मीन के ऊपर और ज़मीन को पॉल्यूट करेंगे। और क्या क्या इनके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं देख लेते हैं। व्हेन दे आर थ्रोन ऑन ग्राउंड दे स्टॉप रेन वाटर टू एंटर इनसाइड द सॉइल। जब भी हम थैलियाँ कूड़ेदान में फेंक देते हैं या ऐसे सड़कों पे फेंक देते हैं तो बच्चों ये जो थैलियाँ हैं ये ज़मीन के ऊपर बिखरी हुई रहती हैं। जब भी बारिश आती है तो ये पर्टिकुलर क्या करते हैं, ये उस जगह के ऊपर अगर प्लास्टिक पड़ी हुई है तो पानी जो है वो ज़मीन के अंदर जा ही नहीं पाएगा। अगर पानी ज़मीन के अंदर नहीं जा पाएगा तो ग्राउंड वाटर जो है वो कम हो जाएगा, और अगर प्लास्टिक के कॉन्टेक्ट में आके भी ज़मीन में जाएगा तो भी कितने सारे मतलब रिएक्शंस होंगे, हार्मफुल रिएक्शंस होंगे।
Cows and other animals are dying due to choking up of plastic in their digestive tract. अब हम लोग जो है स्टूडेंट्स क्या करते हैं, खाना वगैरह की चीज़ें जो होती है जितनी भी वो सारी हम लोग पैकिंग करवा के प्लास्टिक के थैलियों में लेकर आते हैं. अब हम थोड़ा सा भी खाना उसमें छोड़ के उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं. तो ये जो गाय वगैरह होती है इनको स्मेल आती है और ये डस्टबिन में जाके क्या, इनको तो पता नहीं होता ये प्लास्टिक है, ये क्या करती है उसको चुई करती रहती है, दबा मतलब उसको खाने की कोशिश करती है, इनको लगता है कि उसमें खाना है. तो जब ये प्लास्टिक इनकी बॉडी के अंदर जाता है वो डाइजेस्ट नहीं होता और 5-6 किलो मतलब इतना प्लास्टिक अगर कोई भी गाय जो है वो चॉकअप होके मर जाती है ना, तो इस 5-6 किलो से भी ज़्यादा प्लास्टिक उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में पाया गया है. तो वो बहुत तड़प तड़प के मर जाते हैं एनिमल्स. तो प्लास्टिक जो है वो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है. प्लास्टिक बैग्स एंड अदर आर्टिकल्स ऑफ प्लास्टिक क्लॉग द ड्रेनेज सिस्टम. अब जो प्लास्टिक के आर्टिकल्स होते हैं, कोई भी प्लास्टिक की थैलियाँ वगैरह हो गई या प्लास्टिक का कोई भी सामान हो गया, अगर हम उसको फेंकते रहते हैं इधर उधर, तो ये क्या करती है हमारी नाली में जाके जम जाती है. अब नालियों में जम जाएगी तो नाली जो है वो रुक जाएगी, यानी फिर से एक जो सही तरीके से चलने वाला सिस्टम था वो पूरा खराब हो जाएगा. तो ये ड्रेनेज सिस्टम को भी हार्म करती है. प्लास्टिक बर्न प्रोड्यूसेस हार्मफुल गैसेस विच पॉल्यूट्स द एयर. और अगर हम प्लास्टिक को जलाते हैं तो इसके जलने से भी इतना हार्मफुल गैसेस बाहर निकलती है जिसके हमारा एटमॉस्फेयर यानी कि हमारी एयर भी पॉल्यूटेड होती है. इसके बाद आ गया स्टूडेंट्स बायोडिग्रेडेबल मटेरियल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल की मैंने डेफिनेशन लिख रखी है. बायोडिग्रेडेबल मटेरियल वो होते हैं जिनके बैक्टीरिया के एक्शन के कारण वो क्या होते हैं, ज़मीन में डिकम्पोज हो जाते हैं. और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं बैक्टीरियाज जो होते हैं ये क्लीनर्स कहलाते हैं. ये कितना भी इनको डिकम्पोज करने की कोशिश करें फिर भी ये डिकम्पोज नहीं होते, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गए. और उसी में आता है हमारा प्लास्टिक. अब किस तरह से हम स्टूडेंट्स पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, हमारा हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे हम ये जो पॉल्यूशन को बढ़ते हुए देख रहे हैं इसको कैसे रोक सकते हैं. तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो हमें 100% करने ही चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखे हैं वो स्टेप्स. अवॉइड प्लास्टिक बैग्स. हमें प्लास्टिक बैग्स जो है वो बंद कर देनी चाहिए, उसकी जगह हम घर से कॉटन की थैली यूज़ कर सकते हैं. सिलाई जो होती है जूट बैग यूज़ कर सकते हैं. कीप सेपरेट डस्टबिन फॉर प्लास्टिक वेस्ट. हमारे घर में एक डस्टबिन होना चाहिए जिसके अंदर प्लास्टिक की चीज़ों के लिए अलग जगह हो, डस्टबिन हो, और खाने पीने की चीज़ हो गई, वेजिटेबल वेस्ट हो गया, पेपर हो गया, ये सब अलग अलग हो. क्योंकि प्लास्टिक वाला अगर कोई आता है हमारे यहाँ पे तो हम उसको प्लास्टिक कलेक्टर अगर कोई आता है तो हम उसको प्लास्टिक दे दें, वो उसको मेल्ट कर लेगा, रिसाइकल कर लेगा, फिर से काम आ जाएगा. अगर रिसाइकलेबल नहीं होगा तो वो कुछ उनका जो डंपिंग जोन होता है वहाँ पे फेंक आएंगे. लेकिन अगर हम हर एक चीज़ को मिक्स कर देते हैं ना तो वो फिर जाकर कहीं पे कूड़ेदान में जाएगी, एनिमल्स उसको खाएंगे, यानी जो है वो सही तरीका नहीं होगा. तो हमें क्या करना चाहिए, प्लास्टिक वेस्ट को अलग डस्टबिन में कलेक्ट करना चाहिए. डू नॉट थ्रो प्लास्टिक रैपर्स केयरलेसली. हम लोग जो करते हैं ना, कहीं भी चिप्स खाया, कुछ भी खा रहे हैं और प्लास्टिक के रैपर्स को चलते फिरते इधर उधर गिरा देते हैं, चॉकलेट्स खा के. तो स्टूडेंट्स इससे क्या होता है, फिर से हमारे जो सीवेज सिस्टम या हमारा नाली हो गया ये सब ये फिर से चोकअप हो जाता है, एनिमल्स इनको खाते हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें आती है. तो हमें ये कहीं पे भी प्लास्टिक रैपर्स केयरलेसली नहीं ऐसे फेंकने चाहिए. 4 प्रिंसिपल्स जो है हमेशा याद रखें अपने जीवन में. स्टूडेंट्स ये मैक्सिमम नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा कि कौन से 4 आवर प्रिंसिपल्स होते हैं, 3 आवर्स भी आ सकते हैं. ठीक है, तो हमें ये याद रखना है. देखो कैसे याद रखना है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर. ठीक है, आपको 3 भी पूछ सकते हैं. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत क्वेश्चंस आते हैं, सीटेट के एग्जाम में आते हैं, इनफैक्ट ऐसे क्वेश्चंस तो नेट में भी आते हैं. तो रिड्यूस का मतलब क्या है कि हम सबसे पहले हमारी जो ज़रूरतें हैं प्लास्टिक से रिलेटेड अगर हम इसे ही कम कर दें तो वो जो कंपनियां ये हार्मफुल प्लास्टिक बनाती है, जब हमारी डिमांड ही नहीं होगी तो प्रोडक्शन अपने आप कम हो जाएगा. तो सबसे पहले हमको इसका यूज़ कम कर देना चाहिए. फिर रीयूज़. अगर हमें लग रहा है कि हमारे घर में 2 थैलियाँ हैं प्लास्टिक की तो हम बार बार उसी को धो लें, साफ़ कर लें, उसी को बार बार यूज़ कर लें. ठीक है, हमारे घर में बॉटल है, हम कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आ रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी ली और फिर बॉटल फेंक दी, इससे बेटर है हम उसको अच्छे से वॉश कर लें, उसको और दूसरे कामों में ले लें. फिर रिसाइकल. हम ये जो भी हमारा प्लास्टिक हमारे घर में इकट्ठा हो रहा है इसको फिर इधर उधर फेंक देने से बेटर है कि हम कोई
प्रॉपर जगह पे, या तो डंप यार्ड है या कोई कलेक्टर है, प्लास्टिक कलेक्टर, उसको दे दें तो वो उसको मेल्ट कर लेगा, रिसाइकल कर लेगा, रिकवर, यानी इन सारी चीज़ों का से हम लोग रिकवरी ले लें, ठीक है ना। कि भाई अगर लग रहा है कि चीज़ों की ज़रूरत नहीं तो उन चीज़ों को यूज़ ही मत करो, ठीक है। अगर रिसाइकल चीज़ें मिल भी रही हैं आपको तो फिर वो चीज़ें यूज़ करो। आपके घर में अगर कोई चीज़ है तो आप उसको क्या करो, जैसे बॉटल हो गई प्लास्टिक की, आप उसको कट कर सकते, बीच में पेन स्टैंड बना सकते। तो ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो आप फिर से इनको यूज़ कर सकते हैं। तो आप जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि नेचर में ये जो भी हमारे द्वारा फेंके गए वेस्ट हैं, इनको कितना समय लगता है डिग्रेड होने में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है इस टेबल में इस साइड पे हमने टाइप ऑफ वेस्ट ले रखे हैं, अलग अलग तरह के, वेजिटेबल के भी हैं, पेपर भी है, और किस तरह से ये जो हैं डिग्रेड होंगे, ये होंगे भी या नहीं होंगे, बायोडिग्रेडेबल हैं या नहीं है, इसके बाद में इनको कितना टाइम लगेगा डिग्रेड होने में। तो सबसे पहले देख लेते हैं पील्स ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फूड लेफ्ट ओवर्स, यानी जो भी बचा कुचा खाना पीना होता है हमारा, या फिर सब्जी के जो भी छिलके हम जिनको फेंक देते हैं, तो ये बायोडिग्रेडेबल है, आसानी से 1 से 2 वीक में क्या हो जाते हैं, ये ज़मीन में डिकम्पोज हो जाते हैं। इसके बाद में है पेपर। पेपर जो है वो भी बायोडिग्रेडेबल है, इसे भी 10 से 30 दिन लगते हैं। फिर कॉटन क्लॉथ है, कॉटन क्लॉथ जो है वो भी बायोडिग्रेडेबल है क्योंकि नेचुरल तरीके से हमें मिलता है, इसे 2 से 5 महीने लगते हैं। वुलन्स जो हैं वो भी बायोडिग्रेडेबल है, इसे 1 साल लगता है। वुड जो है यानी लकड़ी, वो भी बायोडिग्रेडेबल है, 10 to 15 ईयर्स में ये भी डिग्रेड हो जाता है। हमें पता है प्लास्टिक्स जो हैं और मेटल के कैंस जो हैं ये कभी भी डिग्रेड नहीं होते, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। प्लास्टिक्स तो हज़ारों साल तक भी डिग्रेड नहीं होंगे, और मेटल केन्स है ये शायद लगभग हम ऐसे मान के चलें कि इनका कोरोजन होते जाएगा, तो ये शायद 100 या 500 साल के अंदर ये डिग्रेड हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आप 2 से 3 बार मैंने जितने भी आपको नोट्स बताए हैं उनको अच्छे से देख लेंगे तो आपका चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आता है स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।